अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। काफ़ी सियासत में हलचल जारी है मुल्क की, और उसमें हम देख रहे हैं कि हर कोई इस कोशिश में है कि किसी भी तरह उसका पलड़ा भारी हो जाए। इमरान खान साहब ने जो अपना स्पेल अभी किया है पीछे पंजाब हुकूमत वाला, वो काफ़ी उसमें बाउंसर मारे हैं इस हुकूमत को, जिसके बाद से उनको संभलने में काफ़ी दिक्कत का सामना है। और हम देख रहे हैं कि बाउंसर मुंह पे इधर से भी लग रहे हैं, उधर से भी लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक उनके जो पवेलियन है उसमें हलचल मच गई है। ना सिर्फ ये कि जो पीडीएम का इजलास हुआ उसके अंदर उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना था, एक दूसरे पर तनकीद भी हुई, एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी भी हुई और काफ़ी ज़्यादा खुल के इख्तिलाफ राय भी किया गया। कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह एक दूसरे पर मलबा डाला जाए कि नहीं जी देखा आपने गलत फैसला उस वक्त किया, मैं तो पहले ये कहता था, हम तो पहले ये कहते थे, तो ये वो अब वो जो एक कंधा तलाश किया जा रहा होता है वो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। जरदारी साहब बड़े स्मार्ट हैं, ऐसे मौक़ों पर वो अक्सर कहीं पे मूव कर जाते हैं। तो पहले तो वो वैसे ही दुबई निकल लिए और उसके बाद फिर उन्होंने अब ये अनाउंसमेंट की है कि वो कोरोना का शिकार हो गए। अगर सच है तो अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करे, लेकिन आजकल अक्सर लोग कोरोना का शिकार हो जाते हैं इसलिए भी कि बहुत सारे मामलात से जब अवॉइड करना चाह रहे हो, तो वी डोंट नो कि क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि पीडीएम को अब कुछ समझ नहीं लग रहा है कि करना क्या है। जो उनकी प्लानिंग थी वो सारी फेल हो गई, और उसके बाद अब जो सबसे ज़्यादा उन्हें मसला है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्हें नैरेटिव बिल्डिंग का बहुत बड़ा मसला है। क्या चीज़ ले करके वो क्या नया बयानिया तराशें जो अवाम को अपनी तरफ खींचे और अवाम को वो अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो जाएं। हर एक चीज़ पे वो डिपेंड कर रहे हैं। कभी वो इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं, कभी वो अदलिया की तरफ देखते हैं, कभी वो आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं, कभी वो बैरून मुमालिक की तरफ देख रहे हैं, कभी वो आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं तो अवाम की तरफ नहीं देख रहे हैं, नहीं ट्रस्ट कर रहे तो अपने वोटर सपोर्टर को ट्रस्ट नहीं कर रहे, बाकी हर जगह ट्रस्ट कर रहे हैं। आप लोगों का एक वोट बैंक रहा है, आप लोगों को लोगों के पास जाना चाहिए खुले दिल से, चीज़ों को तस्लीम करते हुए, और फिर जो भी आवाम का फ़ैसला हो उसके ऊपर आप सरनिगू करें। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जब तक अपने हक़ में चीज़ें ना कर ली जाएँ, ये जमातें इस वक्त बिल्कुल भी इंतखाबात की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही वजह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्यास जो है वो पाकिस्तान की जो सियासत का है वो पाकिस्तान की मईशत को जकड़े हुए है। पीडीएम में जो इजलास हुआ है उसमें फिर से ये बातें हुई। नवाज शरीफ साहब कहने लगे कि मैं पहले ही कह रहा था कि हुकूमत ना लें और इंतखाबात में जाएं, फिर आप लोगों ने हुकूमत ली है तो अब आपसे वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। सुना है मिफ्ता इस्माइल साहब की उन्होंने ठीक ठाक क्लास ली है कि जनाब आप तो कह रहे थे 23 रुपये डॉलर का सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, यहाँ तो कितना प्राइस बढ़ गया आपको फ़र्क नहीं पता है, 50 से ऊपर चला गया और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सारा मलबा अब जो है वो हमारे ऊपर आ रहा है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, मरियम ने भी ये बात खुल के कही कि जी लूली लंगड़ी हुकूमत, मेरा बस चले तो आज छोड़ जाऊं, मतलब आप दिल से वो करना ही नहीं चाहते। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद भी चिमटे पड़े हैं इस हुकूमत के साथ। आखिर क्यों? वजह वही है जिसका इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में जिक्र भी किया है कि बिल्कुल खौफ में मुब्तला हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शन हुए तो ये हार जाएंगे। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर इससे ज़्यादा भी डिले हुए तो क्या फिर भी इनके पास कुछ गारंटी होगी कि जनाब ये जीत जाएंगे? क्योंकि जितना डिले होगा उतना इकोनॉमिक क्राइसिस वर्स होता जाएगा, और जितना इकोनॉमिक क्राइसिस वर्स होता जाएगा लोग उतने ज़्यादा, इनका अपना वोटर सपोर्टर भी इनसे मुतनफ़र होता जाएगा। तो उस सूरत में तो ज़्यादा मुश्किलात इनके लिए होंगी। जब ये अगर ज़्यादा खुदा न खास्ता इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है, महंगाई का और ज़्यादा बर्डन लोगों पे आएगा, तो लोग तो और ज़्यादा खफा होंगे। तो जितना ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग करेंगे इस चीज़ को, उतना ज़्यादा इनके लिए मुश्किलात में इजाफा नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। ऐसी सूरत हाल में अब जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं, अब आप ये देखिए मज़े की बात क्या है कि कोशिश ये नहीं हो रही है कि चलें कोई कुछ मैनेज करके किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए सिचुएशन को, कुछ गवर्नेंस बेहतर की जाए, कोई डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, कोई लोगों को रिलीफ देने की बात की जाए। चलें आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा, तो कम से कम आप यही कर सकते हैं कि कम से कम ऑप्टिक्स अच्छे कर लें कि जी हमें आवाम का दर्द है। वो भी नहीं। आप देख लें कि जो बलोचिस्तान में सूरत हाल सैलाब की वजह से हुई पड़ी है, इतनी दर्दनाक वहाँ की तस्वीर जो हैं वो मैं देख के मतलब लिटरली दिल मेरा इतना उदास हो रहा था, खून के आंसू रो रहा था कि ये भी पाकिस्तानी है लेकिन इनकी कोई बात नहीं हो रही है, कोई कर नहीं रहा है बात इनकी। आप डेरा गाजी खान में देख लें क्या सूरत हाल है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि कोई पूछ नहीं रहा है जाके। अब आज मैंने सुना है कि जी जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जी हम देख रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर अभी तो ये रिसेंटली आए हैं, वी डोंट नो कि कितना का काम किया है या सिर्फ इन्होंने हमें बस ट्वीट में ही काम किया है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि
आप हुकूमत अगर और कुछ नहीं कर पा रही है तो जाके कम से कम आवाम के पास तो जाए, कुछ रिलीफ करती नज़र आए कि लोगों को भी हो कि यार इनके दिल में भी हमारे लिए दर्द दिल है, ये तक भी नहीं ये लोग कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में काम के बजाय फोकस किस बात पर है? मतलब जहाँ पर इकॉनमी की ये सूरत हाल हो, मेरे ख्याल से तो और किसी चीज़ पे बात ही नहीं होनी चाहिए उस हुकूमत की कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकलना है। सारा दिन तो इन्हें इस बात के ऊपर बैठ के मीटिंग्स करनी चाहिए, और सारा दिन मीटिंग्स किस बात पे हो रही हैं कि अच्छा अब हमने अदलिया को कैसे काबू करना है, हमने अदलिया के ख़िलाफ़ अपना बयानिया कैसे बनाना है, हमने इस्टेब्लिशमेंट को उस बयानिए में कैसे घसीटना है, हमने इमरान खान का तोड़ कैसे करना है, हमने उनके बंदे कैसे लेने हैं, हमने किस तरीके से इमरान खान को मिलाइन करना है, हमने कौन सा स्कैंडल नया निकालना है। इन चीज़ों पर फोकस है और डिलीवरी के ऊपर फोकस नहीं है। जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप जितनी मर्जी आके भाषण दे लें, भले आप जितना मर्जी इमरान खान को बुरा भला कह लें, लोग नहीं बात सुनेंगे आपकी। अब इन्होंने कल जो एक नई वो की है, जो आप शोशाई कह लें, छोड़ा है कि जी हम अदालती इस्लाहात करेंगे। अदालती इस्लाहात बिल्कुल होनी चाहिए, बेहतरीन चीज़ है। अदालती इस्लाहात की बेहद ज़रूरत है पाकिस्तान को, और ये तो इमरान खान साहब से भी सब गिला करते थे कि आप अपनी गवर्नमेंट में अदालती इस्लाहात नहीं कर सके। जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया में 130वें नंबर पर है, और हमारे यहाँ लोग वो कहते हैं ना कि दादे का केस लगा होता है तो पोता उसको भुगत रहा होता है, वो वाली सिचुएशन है। तो हमारे यहाँ अदालती इस्लाहात की बेहद ज़रूरत है, ना सिर्फ ये कि बड़े कोर्ट्स में बल्कि जो लोअर लेवल की कोर्ट्स हैं उसमें ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको ये ख्याल अचानक क्यों आया अदालती इस्लाहात का? सिर्फ इसलिए कि आपके खिलाफ पंजाब असम्बली के हवाले से जो फैसला था वजारत आला का, वो हमजा शहबाज के खिलाफ आ गया, तो अचानक से आपको याद आ गया कि ओहो हो हमें तो अदालती इस्लाहात की बड़ी ज़रूरत है। आनन फानन आपने कमेटी बना डाली जो कोई हम इस्लाहात कर लें। इस्लाहात करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर यही चीज़ें सब कुछ नॉर्मल होता, सेटलमेंट होती, फिर आप ये चीज़ करते, सब आपको दाद देते कि यार गुड, आप लोगों ने एक अच्छा कदम उठाया। और जो नॉर्मली एक तरीका होता है, नॉर्मल एक गवर्नमेंट होती, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेती, बार्स को ऑन बोर्ड लेती, वकला माहिरीन और आइनी माहिरीन की राय लेती, उसके बाद आप करें, आपको सब शाबाश देंगे कि यार मच नीडेड, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आपका मकसद क्या है कि अगर आपने उनको कंट्रोल करने के लिए करनी है तो जाहिर सी बात है आप अच्छा काम भी करेंगे तो वो बुरा ही साबित होगा। अब उसका ये नतीजा निकला है। मैं कल भी इस पर बात की थी कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ जजेस की तकर्रुरी के लिए, उसमें जो चीफ जस्टिस के रिकमेंडेड नेम्स थे, तो उनको यही उसमें एलामिया में ये बताया गया कि जो उस पर कोई फैसला नहीं हो सका, इसलिए जो इजलास मुलतवी कर दिया। बाद में इन्होंने अटॉर्नी जनरल के थ्रू ये खबर डाल दी कि जी वो सारे नाम मुस्तरद हो गए और ये हो गया वो हो गया। 2 जजेस का बताया गया कि उन्होंने अपोज किया, अटॉर्नी जनरल ने अपोज किया, लॉ मिनिस्टर ने अपोज किया, और जो बार्स का जो काउंसिल का बार काउंसिल का जो नुमाइंदा था उसने अपोज किया। तो 5 वोट जब चीफ जस्टिस के अगेंस्ट गए, 4 जो जजेस थे उन्होंने चीफ जस्टिस के हक में वो किया, तो उस पर कोई डिसीजन नहीं हो सका। तो बाद में वो मामला ख़त्म हो गया, मौखर हो गया इजलास। अब उस पर चीफ जस्टिस इतनी सुबह से उसके ऊपर वो चीज़ें हुई, कल भी हुई कि जनाब ये हो गया वो हो गया, पता नहीं झूठ बोल दिया चीफ जस्टिस ने, खुदा न खास्ता पता नहीं क्या कर दिया। वो इतना उसके ऊपर इशू बनाया, इतना इशू बनाया कि आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद उस इजलास की रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा जो है उसको पब्लिक किया, ताकि आप उसमें खुद सुन लें कि किसने हिमायत की, किसने ये कहा कि अभी मज़ीद इन नामों पर गौर करने की ज़रूरत है, इनसे मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात चाहिए, उसके बाद देखेंगे, और किसने जो है उसको अपोज किया, वो उन्होंने वो उसको ऑडियो जो है वो रिलीज़ कर दी। तो मेरा मतलब है ये सीधी सीधी महाज आई है कि आप अपने नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो चीफ जस्टिस को ये बयान देने पे मजबूर कर रहे हैं, या उनको ये मतलब एक उनका जो इंटरनल वो सारा है उसको सामने लेके आ रहे हैं। वो भी नहीं होना चाहिए, मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। कोई भी जजेस के आपस की भी रिफ्ट नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, और ना जजेस को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। अपना इदारा आपका अपना जो कहते हैं ना हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए आपका, तो वो ठीक है बात। लेकिन द थिंग इज़ कि गवर्नमेंट इस वक्त पूरी कोशिश में है कि महाजराई करे अदलिया के साथ भी। अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इन्होंने शुरू कर दिया है कि जी हमें ये कह के लाया गया तो हमें यूं करके बांध के आगे कर दिया गया, अब हमारी मदद नहीं की जा रही है हुकूमत चलाने में, ये हो गया वो हो गया। तो उसमें भी अब आपने देखा है कि आर्मी चीफ ने ये खबर आई है कि जी आर्मी चीफ ने फ़ोन किया अमेरिका को कि जनाब IMF के ऊपर थोड़ा दबाव डालें, हमारा जो मसला है वो बहुत ख़राब हो गया पैसों का, तो ज़रा पैसे वैसे हो जाएं। तो ये भी अब आर्मी चीफ का बेसिकली काम नहीं है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि पहले भी खैर हमारे मुख्तलिफ अदवार में आर्मी चीफ बहुत सारे मामलात में
जाके सिविल जो गवर्नमेंट होती है उसको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी वो करते हैं इनिशियलाइज। और उसकी वजह भी है, जाहिर है कि हमारी जो आर्मी है उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, जो बैरूनी ममालिक हैं तो वो उनके साथ जो डील हुई होती है, उनकी गारंटी में जो डील हुई होती है उसको ट्रस्ट करते हैं। तो उस वजह से ऑब्वियसली, और इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, ज़ाहिर इस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, इसका अभी तक फ्यूचर जो है डिटर्मिन नहीं है कि ये कितनी देर सस्टेन करेगी गवर्नमेंट या नहीं करेगी, रहती है या नहीं रहती है। तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर उस इदारे से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि जो इदारा उन्हें पता है कि अपनी जगह पे कायम व दायम है। तो इस वजह से ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बहरहाल ये है। और अब ये इनकी जो चीखो पुकार थी तो उसके बाद फिर ये चीज़ भी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी इन्होंने नया काम करने की कोशिश की है। दो बातों पे बड़ा फोकस किया हुआ है जब खान साहब को ये टारगेट करने की तरफ बात कर रहे हैं। एक तो इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बहुत ज़्यादा 2-3 दिनों से शोर मचाया हुआ है कि जी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब जो उसका एक जनरल तासुर बनाया जा रहा है वो ये कि शायद फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा जिसमें ये लिखा होगा साफ साफ कि इमरान खान ने पता नहीं अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से पैसे लिए हैं, उन्होंने एज ए कंट्री इन्हें पैसे दिए हैं और उन्हें कहा है कि आप जाके हमारा एजेंडा वहाँ पे मुसल्लत करें और पाकिस्तान को कमज़ोर करें। और इमरान खान साहब ने वो पैसे लेके उनके एजेंडे पे पता नहीं वो अमल कर दिया है, लिहाजा इमरान खान साहब को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, PTI को बैन कर दिया जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई जो सीन है वो फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन अगर आप आइन और क़ानून के मुताबिक चीज़ें पढ़ें तो उसमें हालात व वाक़यात काफ़ी मुख्तलिफ हैं। अगर आप किसी जमात को बैन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका जो इलेक्शन एक्ट है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि जनाब अगर आपने ममनुआ फंडिंग ली है बिल वास्ता या बिला वास्ता तो उस सूरत में किसी गैर मुल्की हुकूमत से, मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनी या फ़र्द से, तो फिर आपको सेक्शन 204 के सब सेक्शन 4 के तहत अगर ये चीज़ साबित भी हो जाती है तो आपका जो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि जो उसका वो अमाउंट है उसको वो जब्त कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप उस पार्टी को बैन करवाना चाहते हैं तो जो हुकूमत वक्त है वो फिर एक रेफरेंस तैयार करती है और ये मामला विदिन 15 डेज सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर अल्टीमेट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है जिसको ये डिसाइड करना है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला, हुकूमत वक्त का ये फैसला ये दुरुस्त है या नहीं है। और फिर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत वक्त के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा लेके फिर हतमी फैसला वो देती है। तो इस तरह नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन कहेगा और चलो जी पार्टी बैन हो जाएगी, उसके प्रोसेस हैं, उसको देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि अभी आया नहीं है फैसला, वी डोंट नो कि उसमें क्या आता है क्या नहीं आता और किस हद तक कोई चीज़ साबित हो गई है या नहीं हो गई। लेकिन अगर हम देखें कि इसका कि क्या प्रोसेस है जिसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है, तो इसके प्रोसेस में भी काफ़ी चीज़ें हैं। अल्टीमेट फैसला जो है वो अदालत के पास जाएगा। दूसरी जानिब PTI बड़ी क्लियर है, कॉन्फिडेंट है, वो कहती है जो हमने तो फिर भी अकाउंट्स अपने सारे दे दिए हैं कि ये हमारी फंडिंग है, इन लोगों के पास तो वो भी नहीं है। और वो ये भी कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है कि जनाब तीनों की फिर आप जो है ना वो एक साथ डिसीजन दें। तो अब देखना ये है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको एड्रेस कब करता है, कैसे करता है और क्या वाकई ये कोई इतना उसके ऊपर असरअंदाज होता है फैसला PTI के ऊपर या नहीं, और क्या वाकई इस तरह बैन कर देने से पार्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। हमने तो आज तक ये देखा है कि भुट्टो साहब को आपने कत्ल भी कर दिया तो उनकी पार्टी भी ज़िंदा रही और वो भी आज तक ज़िंदा हैं और हर घर से सिंध के निकल रहे हैं, आज तक उनकी गवर्नमेंट बनी हुई है। तो आपने जब भी कभी इस तरीके से कोई काम करने की कोशिश की है कि जिसमें अवाम की ख्वाहिश कुछ और हो और आप उसको टेक्निकली या किसी और तरीके से, किसी और तरह से बंद करने की कोशिश करें, दबाने की या दीवार से लगाने की कोशिश करें, तो उसका कोई फ़ायदा कभी होता नहीं है। भुट्टो के केस में मैंने आपको बता दिया, मोहतरमा की शहादत के बाद भी क्या बीबी का नाम लेने वाला आज कोई नहीं है। आज भी उनकी पार्टी बीबी के नाम पर, भुट्टो के नाम पर वोट लेती है। आपने कई दफ़ा नवाज शरीफ साहब को भी बहुत कुछ कह के कभी उधर कहीं भिजवा दिया, कभी कहीं, तो क्या उनकी पार्टी ख़त्म हो गई? 10-10 साल की जिलावतनी के बावजूद भी उनकी पार्टी रिवाइव की, वो फिर भी इक़्तिदार में भी आते रहे। तो कभी भी आप अननेचुरल चीज़ें करके जब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा उसका नुकसान ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मुझे नहीं मालूम है कि ये अगर आप एक पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त है, ये वाहिद पार्टी इस वक्त जिसकी हर सूबे में प्रेजेंस है, उसको अगर आप इस किस्म की किसी टेक्निकल मार मारने की कोशिश करेंगे तो क्या वो लोग कहेंगे कि ओहो अच्छा ये तो पार्टी ऐसी निकली, खुदाफिज। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, बचगाना सी। आई डोंट नो कि वाकई ऐसा होने जा रहा है या नहीं,
लेकिन देखते हैं, इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को आप कोई फ़ायदा कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे, शायद फ़ायदा ज़रूर पहुंचा सकते हैं। और तीसरी जो अहम बात है वो ये कि जी PTI के अरकान के 11 अरकान के इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए गए। अब इसका क्या मकसद है भाई, सबने जब इकट्ठे दिए थे तो आप सबके इकट्ठे इस्तीफे मंजूर करते। अब इसमें भी 3-4 बातें हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि कासिम सूरी साहब का ये कहना है कि वो तो इस्तीफे ऑलरेडी मैंने सारे के सारे एक्सेप्ट कर लिए थे, तो उसके बाद तो उनको दोबारा से डीसील करके दोबारा से एक्सेप्ट करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है कानून के मुताबिक। तो कासिम सूरी साहब की तो ये प्ली है। दूसरी बात ये कि इन स्पीकर साहब ने ये कहा कि चूंकि उन्होंने आके मेंबर्स ने खुद वेरीफाई नहीं किए फेस टू फेस, तो इसलिए मैं जो है उसको उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा, ये उन्होंने उस वक्त कहा था। लेकिन अब जिन 11 लोगों के आपने इस्तीफे मंजूर किए हैं तो उन्होंने कौन सा आके आपको फेस टू फेस वेरीफाई कर दिए, वो तो आपने अचानक ही बैठे बिठाए 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। तो ये भी एक दिलचस्प बात है कि भाई फिर आप अपने ही कहे हुए रूल से क्यों हट गए, फिर किस तरह आपने खुद ब खुद कर लिए, या तो आप उन्हें बुलाते और उनसे पूछते। तो दूसरी बात तो ये है। अब इसमें मकसद क्या है, इसमें 2-3 मकासद हैं। एक तो ये कि अगर एक साथ ये सारे इस्तीफे मंजूर करते तो फिर अगेन वही बात है कि वो एक वही माहौल बन जाता कि जैसे आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में ज़मीनी इलेक्शन कराना, खुद हुकूमत के ऊपर भी एक प्रेशर होता, इलेक्शन कमीशन पर भी प्रेशर होता। तो इनका इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है वो शायद यही है कि थोड़े थोड़े पार्ट्स में जो हैं ये इस्तीफे मंजूर किए जाएं, थोड़े थोड़े बाई इलेक्शंस भी होते रहें और किसी को पता भी ना लगे और हमारा जो ईवान है वो भी फुल हो जाए। दूसरा ये कि अगर ये नशस्तें जितनी भी आगे करवाते जाएंगे, ये अगर ये PTI जीतती जाएगी तो ये कहेंगे कि जी ये तो हैं ही इनकी नशस्तें थी, और अगर वो PTI नहीं जीतती है और वो हुकूमत को मिल जाते हैं नंबर्स, तो इनको भी इसका फ़ायदा होने का इम्कान है कि चलो जी हमारी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा और हम साथ साथ ये भी कह सकेंगे कि देखा लोगों में हमारी मकबूलियत है, इमरान खान साहब की तो मकबूलियत नहीं है। तो ये इस वजह से भी बंचेस में वो इस्तीफे जो है वो मंजूर करना चाह रहे हैं। थोड़ा अपना गेम प्लान भी करेंगे, थोड़े हलकों को मैनेज करना इनके लिए आसान है, ज़्यादा बड़े पैमाने पर ज़ाहिर चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। मिल के लड़ेंगे और इमरान खान साहब अकेले होंगे तो इनका ख्याल है कि जब इनका कंबाइन वोट बनेगा, क्योंकि जब 2018 में ये इलेक्शन हुए थे तो इन हलकों में जाहिर है कि ये पार्टियां एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़ी हुई थी, तो वोट डिवाइडेड था। अब जब ये एक तरफ इमरान खान खड़े होंगे, बाकी अगर किसी हलके में JUIFA के कुछ वोट थे और पीपल्स पार्टी के कुछ वोट थे, अब वो दोनों वोट एक ही कैंडिडेट को अगर मिलेंगे तो इनका ये ख्याल है कि ये उसमें जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो ये इस वजह से भी इनका ख्याल है कि थोड़े थोड़े करके हम अगर मंजूर करते चले जाएंगे तो उसका हमें एज मिलेगा। लेकिन ये भी बड़ी अब इसमें PTI के पास कुछ कानूनी ऑप्शन ज़रूर हैं कि वो जाके इस चीज़ को करे, चैलेंज कर सकती है कि जी हमने इकट्ठे दिए, हमने आके तस्दीक नहीं की तो इन्होंने क्यों किया। और दूसरा ये कि अगेन वही बात है कि भी कार्ड्स तो खुद इमरान खान साहब के हाथ में भी हैं कि अब उन्होंने अगला कदम क्या उठाना है, किस वक्त असम्बलियाँ तहलील करनी है, कैसे जनरल इलेक्शन की तरफ मामले को लेके चलना है। तो अभी बसे पर्दा काफ़ी कुछ हो रहा है जिसके ऊपर नज़र रखनी होगी। लेकिन जो PDM की स्ट्रैटेजी थी वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि एक तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करना और कंट्रोवर्शियल करना, इमरान खान साहब को कंट्रोवर्शियल करना, और फिर अपनी स्ट्रेंथ को आहिस्ता आहिस्ता रीगेन करने की कोशिश करना। देखते हैं आवाम कितना उनका साथ देते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही।